नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद विजन। दोस्तों, भारत ने क्या अपनी छवि बनाई है पूरी दुनिया में कि दुनिया हमारे इशारों पर अब नाच रही है। वो क्या अमेरिका है, क्या सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान भी अब हमारी तारीफें करने लग गया है। वहां पे भी मोदी मोदी होने लग गई है। अब एक वायरल वीडियो आपने देखा होगा कि जहां पर सऊदी के एक वेडिंग हो रही है, वहां पर सारे सऊदी के लोग वहाँ पर नाच रहे हैं छम्मक छल्लो के गाने के ऊपर। अब वहाँ पे जो लोग हैं, इतना ज़्यादा मगन मुग्ध हुए हुए थे वो गाने को सुन के, डांस करते हुए कि पाकिस्तान के वहाँ पर रिएक्शन जो आता है, आपको देखो मज़ा आता है जब वो रोते हैं। पाकिस्तानियों को रोना तो बनता ही है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया भारत अब इतनी आगे निकल गया है कि इसको कैच करना पाकिस्तान के लिए तो इम्पॉसिबल है। और दुनिया भी अब भारत की तरफ देखती है जो मोदी ने पिछले 10 सालों में किया है। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो प्रेसिडेंट आए हुए थे मैक्रोन फ्रांस के, उन्होंने भी क्या तारीफ़ें करी हैं भारत की कि हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की बातें कर रहे हैं। जो एयरबस है उसका भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है। पाकिस्तान के पेट में मरोड़ पड़ने शुरू हो गए थे। अब सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरेबिया की और बात यहीं पर डांस पे खत्म नहीं होती। इसके साथ-साथ कई और चीज़ें हैं जो वहाँ पर बंद कर दी गई हैं ताकि जो ये पागलपन का रस पीते हैं मदरसों में, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने कुछ घोषणाएँ करी हैं, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं, पहले आप वीडियो देखिए, जो ये सऊदी अरेबिया का आदमी, जो ये डांस कर रहा है। आप देखिए पूरे इंटरनेट में इसने आग लगा दी। 1.5 से लेके 2 करोड़ लोग ऑलरेडी इस वीडियो को देख चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आदमी है, इतना वो जिसको बोलते हैं कि लॉस्ट इन टाइम, ये छम्मक छल्लो का गाना सुनते हुए जो RA1 की मूवी का गाना था और ये सेंसेशन बन गया आदमी। और सिर्फ ये नहीं है कि वो डांस कर रहा था, उसके साथ-साथ जो बाकी के लोग थे उसके साथ, वो भी डांस कर रहे हैं और ऐसे लगता है कि जैसे कि सारे वर्ड टू वर्ड उन लोगों को याद भी है। इसीलिए जो मिर्चें हैं पाकिस्तान में, वो तो बनती हैं यारो, क्योंकि सऊदी वाले अब हमारे उंगलियों पे नाचना शुरू कर दिया। उन्हें भी मालूम है, सऊदी वालों को, कि तेल की गेम तो होगी खत्म। अगले 5 साल में भारत ने तेल इंपोर्ट करना ही बंद कर देना है और इसलिए अगर हमने में कि सऊदी अरेबिया ने आगे अपनी कंट्री को चलाना है, उसे भारत जैसी इतनी बड़ी कंट्री की ज़रूरत है। भाई 144 करोड़ लोग हैं हम लोग और उसमें से जो वोटर जो वाली पॉपुलेशन है, वो 95 करोड़ की है। 95 करोड़ वोटर, दैट मीन्स ये सारी वो पॉपुलेशन है जो काम करने वाली है और कंज़म्पशन करने वाली भी है और दुनिया का माल हम खरीद सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। अब जो ये सऊदी अरेबिया का जो ये आदमी था, ये ऐसा नहीं है कि सिंपल सा डांस कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि उसका डांस चल रहा था और दुश्मनों के दिल के ऊपर साँप रेंग रहे थे। वो डांस भी कुछ ऐसा ही नागिन डांस की तरह ही कर रहा था और इसीलिए ये जो गाना है, इसको सुनने के बाद, ये डांस देखने के बाद, ओ हो! जो पाकिस्तान के लोग रोए हैं कि जी इस्लाम खतरे में आ गया। ओ भाई एक गाना है हमारा, उसके ऊपर डांस किसी ने कर दिया, इनका इस्लाम खतरे में आ गया है। तो आप समझ सकते हो हिंदुस्तानियों, आपकी पावर कितनी है, कि हम तो एक गाने में पूरी की पूरी इनकी जो 1400 साल की हिस्ट्री है, उसे खतरे में डाल सकते हैं। और एक तो सिर्फ ये है छम्मक छल्लो, छम्मक छल्लो पे डांस कराया है हमने सऊदियों को और उसके बाद आप देख लीजिए क्या वहाँ पर सेलिब्रेशंस हो रही हैं और यहाँ पर पाकिस्तान में मातम छा गया है। भारत के अंदर भी जो 25 करोड़ जिहादी रहते हैं, उनके यहाँ पर भी मातम है। अब ये मातम सिर्फ इसीलिए नहीं है कि ये गाने के ऊपर डांस हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो इनकी सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, लेडीज़ हैं और हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ इंडियन गाने हैं जिसके ऊपर डांस किया था। और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भई अब जो अरबी हैं, वो तो हमारे न गानों के ऊपर नाचते ही हैं, पाकिस्तानियों ने भी हमारे न गानों के ऊपर नाचना शुरू कर दिया है। दिस इज़ द पावर ऑफ इंडियन म्यूज़िक। और हमने सऊदियों को बोल दिया, "ए हबीबी, वेलकम टू इंडिया।" और पाकिस्तानियों को ये बोला है,
इंडियन म्यूजिक रॉक्स। और पाकिस्तानियों की इसके बाद आग लगेगी? बिल्कुल लगेगी और लगनी चाहिए भी, और हम हर रोज़ उनके ज़ख्मों के ऊपर नमक आहिस्ता-आहिस्ता छिड़कते जा रहे हैं। और जो ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उसका नाम था हानिया आमिर। वो इतने प्यार से जो नाटू नाटू गाना था हमारा, उसके ऊपर डांस कर रही थी और दुनिया में लोगों ने इसको बहुत पसंद भी किया। इसीलिए ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 वीडियोज़ हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर तो मातम छाना बनता है यारो। लेकिन बात यहीं पे खत्म हो जाती तो कोई और बात थी। बात कुछ और भी है जो सऊदी अरेबिया से के साथ जुड़ी हुई है। जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने देखा कि जो ये दुनिया में मुसलमानों का नाम खराब होता जा रहा है। दुनिया में लोगों ने धक्के मारकर इनको बाहर निकालने की मुहिम शुरू कर दी। पूरे यूरोप के अंदर लोग बोलते हैं कि भई मुसलमानों को हम यहाँ नहीं रहने देंगे क्योंकि ये हमारे साथ मिलके रहने को पसंद नहीं करते। ये वहाँ से तो शरिया से दुखी होकर हमारे पास आए हैं, हमने इनको पनाह दी और आज ये बोलते हैं यूरोप में आकर हमें यहाँ पर शरिया चाहिए, हमें इसको इस्लामिक कंट्री बनाना है। भारत के अंदर भी यही स्यापा है। अब हमारे जैसे लोग हर रोज़ बोलते हैं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ रहने के लायक ही नहीं हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने एक तरह से फ़तवा इनके ऊपर निकाल दिया, मुसलमानों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर, स्पेशली मस्जिदों के ऊपर एक फ़तवा या एक डिक्री, एक रूल निकाल दिया है। अब ये रूल क्या है? 5-6 पॉइंट हैं, मैं सारे समझाऊँगा, इसीलिए मातम भी छाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर भी। अब जो प्रिंस है, इन्होंने बोला पहले बात कि जो इस्लामिक फंडामेंटलिज़्म है, इसे रोकना चाहिए, नहीं तो मुसलमानों का नाम खत्म हो जाएगा दुनिया में। और सभी ने बोलना शुरू कर दिया सऊदी अरेबिया को, भैया अगर आपको इतना ही प्यार है मुसलमानों से, आप खुद रख लो। इन्होंने अपने दरवाजे इन जाहिलों के लिए बंद किए हुए हैं और हमें बोलते हैं कि आप इनको रखो। इसलिए प्रिंस सलमान ने बोला कि जो मस्जिदें हैं, उसके अंदर लाउड स्पीकर की जो वॉइस है, वो 1/3 वॉल्यूम पे रहेगी, जितनी अब है उससे 1/3 मतलब कि 2/3 जो उसकी वॉल्यूम है, वो कम करना पड़ेगा सारी की सारी मस्जिदों को। और जो ये कुरान की आयतें पढ़ते रहते हैं उसके ऊपर सारा दिन लगे रहते हैं पागलों की तरह, वो भी ये लाउड स्पीकर यूज़ नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। सिर्फ़ 5 बार जो ये ड्रामे करते हैं, उस टाइम पर आप लाउड स्पीकर यूज़ कर सकते हो, उसका वॉल्यूम भी 1/3 ये रखना पड़ेगा। दे 2 चीज़ें तो ये होगी, इसके बाद जो मातम छाया है पाकिस्तान में और हमारे भारत के अंदर जो जाहिल मुसलमान हैं, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी अरबियों ने मुसलमान की जो सारी चीज़ें हैं, इसको खतरे में डाल दिया है। क्यों? क्योंकि हमारी आज़ादी जो है, दूसरे नॉन मुसलमानों को तंग करने की, वही छीन ली। 2 चीज़ें होगी। तीसरा उन्होंने बोल दिया कि बच्चों को आप मस्जिदों के अंदर नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि वहाँ तो जिहादी ही बनाया जाता है, तो बच्चों को बचपन से ही जिहादी बनाने की ये ट्रेनिंग देते हैं, उनको मत लेकर आया करो। फिर उन्होंने बोल दिया कि जो ये ब्रॉडकास्ट करते हो, जब इनका रमादान होता है, रमादान की प्रेयर्स होती हैं, उसे भी उन्होंने बैन कर दिया सारे के सारे टीवी के ऊपर और इवन कि सोशल मीडिया के ऊपर। क्यों? रमादान में ये क्या कुछ करते हैं, मैं वो वीडियोज़ नहीं दिखा सकता आपको। इसलिए उन्होंने इन चीज़ों को बैन कर दिया क्योंकि लोगों के दिमाग में आता है कि ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट हैं। इसलिए उस चीज़ को बचाने के लिए इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग ही बंद कर दी। वीडियोज़ भी बनाकर आप सोशल मीडिया के ऊपर नहीं डाल सकते। और अगर आप मस्जिद में जाते हैं, तो आपको अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी कि आप कौन हो, वहाँ पर नोट होता है, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हो। क्यों? ताकि जो ये टेररिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, इन्हें सेपरेट किया जाए आम पब्लिक से और फिर एक इनके ऊपर जो नकेल कसनी है, जिहादियों के ऊपर, वो कसी जाए। ताकि वहाँ जाकर ये क्या करते थे, वहाँ पर जाके लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे कि भई आप जैश-ए-मोहम्मद को जॉइन कर लो। ये वाली दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, इसको जॉइन कर लो, जिहाद करो, अल्लाह का काम करो। इसको रोकने के लिए उन्होंने अब ये काम शुरू कर दिया कि आपको आईडी दिखानी पड़ेगी। फिर उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो ये लोग जिहादी वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर ये कलेक्शंस करते हैं चंदे की, चंदा इकट्ठा करते हैं और जिहाद के ऊपर ये लगाते हैं। अब कोई भी आदमी वहाँ जाकर चंदा इकट्ठा कर ही नहीं सकता। जो है ना देखते हैं ना आप, वो चादर सी खड़ी कर लेंगे अपनी हरे रंग की, उसके ऊपर पैसे इकट्ठे करते रहेंगे और फिर जिहाद करते हैं। वो भी अलाउड नहीं है अब के बाद। और जो मस्जिदें हैं, वो एक और काम करती हैं, क्योंकि ये
मेहनत करने वाली कौम नहीं है। इनको सब कुछ फ्री में चाहिए। तो जो मस्जिदें होती हैं, वो क्या करती थी, इनको फ्री में खाना ऑफ़र करती थी और फिर लोग उस चक्कर में वहाँ आते थे, खाना खाते थे और जिहादी बनने की प्रैक्टिस करने शुरू करते थे। अब गवर्नमेंट ने वो भी बोल दिया कि भई आप वहाँ पर फ्री में खाना भी दे नहीं सकते, ये भी अलाउड नहीं है। ताकि जिहाद के जो-जो तरीके हैं इंक्रीज़ करने के, जॉइन करने के, वो उन्होंने जड़ से ही उखाड़ दिए। लाउड स्पीकर बंद कर दिए, बच्चों का जाना बंद कर दिया, डोनेशन बंद कर दी और खाना भी अलाउ नहीं है और आईडी देकर ही अंदर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं, इस चीज़ों के बाद इस्लाम का जो जिहादीपन है, वो कहीं हद तक वो रुक सकता है और कंट्रोल में भी आ सकता है। इनकी थोड़ी बहुत इज़्ज़त हो सकता है कि दुनिया में बची रहे। वैसे तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्राउन प्रिंस ने बोला है, तो सभी की सभी जो मुल्क हैं, इनको सुनना पड़ेगा। अब ये तो हो गया इस्लामिक कंट्रियों का हमारी उँगलियों पे नचवाने का काम। उसके बाद इनको भी अकल आ गई कि भैया इस चीज़ से हम आगे नहीं चल सकते, हमें रोकना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने इनके ऊपर नकेल कसनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ भारत है। भारत ऑलरेडी 7% से ऊपर की ग्रोथ के ऊपर चल रहा है। अभी-अभी जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने रिपोर्ट कार्ड दिया कि हम 7% पर इस साल और अगले साल भी हम ग्रो करते रहेंगे। क्यों? आएगा तो मोदी ही, ये तो सबको दिखता ही है। और मेरी तो कोशिश है कि किसी तरीके से 500 प्लस लेकर अगर मोदी जी आ गए मतलब कि एनडीए आ गई, तो कांग्रेस का तो हो गया सफाया। जैसे ही कांग्रेस, केजरीवाल, ममता, टोंटी चोर इस सबसे हमारा छुटकारा मिलेगा, हमारा देश ऑलरेडी जो 7% पे है वो 10% को भी क्रॉस करना शुरू कर देगा क्योंकि दुनिया की कंपनियाँ यहाँ पर आएँगी। अभी तो मोदी जी का वापिस आना तय है, तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जैसे कि एयरबस है, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। नागपुर में प्लांट लगने वाला है। डसॉल्ट की जो कंपनी है, राफेल यहाँ बनने वाले हैं। हमारा जो एमआरओ है, मेंटेनेंस जो होनी है, रिसर्च होनी है, कुछ भी होनी है, ऑपरेशंस होने हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे भारत में ही होंगे प्लेन्स के। तो आप समझ सकते हैं कि अब अगर ऐसी-ऐसी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आ रही हैं, हमारी ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता और सीतारमण जी ने कहा है कि 2030 तक हम 5 नहीं 7 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि शायद 2024 एंड तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएँगे। क्यों? क्योंकि जो जर्मनी है, जापान है, वो ऑलरेडी माइनस में जा रहे हैं। हम 7% के ऊपर प्लस में जा रहे हैं। दैट मीन्स हमारे लिए सिर्फ नॉर्मल जो ये हम लोग राइज़ कर रहे हैं, उसी से हम थर्ड लार्जेस्ट इसी साल बन जाएँगे। देखते हैं, इस साल के एंड तक हमें पता लगेगा। सिर्फ बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हम जो राइज़ कर रहे हैं, दुनिया देख रही है। चाइना राइज़ क्या बचाने अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। यहाँ पर तो ये हालत है कि कंपनियाँ भाग गई हैं यहाँ से, एक-एक करके छोड़ती जा रही हैं। जो भारतीय यहाँ पर थोड़े बहुत थे, जो ट्रेडिंग का काम करते थे, उनमें से 50 टू 60% ऑलरेडी छोड़कर वापस चले गए हैं क्योंकि यहाँ पर काम करना इम्पॉसिबल हो गया है लोगों के लिए। तो इसलिए जो फॉरेनर्स हैं ऑलरेडी 97% फॉरेनर्स चाइना को छोड़कर वापस जा चुके हैं क्योंकि काम ही नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं और ये अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। और उधर भारत 7% तो सिर्फ कहने की बात है। हमारी अगर दूसरी जिसको हम नॉन अकाउंटेड इकोनॉमी को जोड़ देते हैं तो ये नंबर बहुत आगे निकल जाता है। उसके बाद सिर्फ यही काम नहीं है हमारा यूपीआई। अब आप देखिए यूपीआई में अभी-अभी रिपोर्ट आई एक मध्य प्रदेश से कि यूपीआई के आने के बाद बहुत नुकसान हुआ है बैंकों का और लोगों का भी। वो कैसे? अभी क्या होता है कि जब आपको ₹1.10 की आपने कोई टॉफ़ी खरीदनी होती है, तो आप पहले ₹1.10 देते थे, तो 10 पैसे होते नहीं थे, आपको ₹5 देने पड़ते थे। और उसके पास भी टूटा-छूटा पैसा नहीं होता था, होता भी था तो देता नहीं था। आपको वो 1 टॉफ़ी की बजाय 4 या 5 आपको थमा देता था और आपके ₹5 गए उसकी जेब में। अब आप क्या करते हैं, ₹1.10 की टॉफ़ी होती है, आप 1.10 दबाते हैं अपने यूपीआई में, उसको ₹1.10 की पेमेंट कर देते हैं। तो एक तो नुकसान हो गया दुकानदार को, इसीलिए दुकानदार बोल रहा है कि यूपीआई आने के बाद हमें बहुत नुकसान हुआ है। तो नुकसान मैंने आपको समझा दिया। दूसरा, बैंकों को नुकसान हो गया। अब क्या हुआ है कि एटीएम के अंदर 25 से लेके 30% जो कस्टमर है वो जाता ही नहीं है।
30% लोगों ने ये बोला है कि जब से यूपीआई आया है, हमने बैंक की शक्ल नहीं देखी है। बैंकों के अंदर ग्राहक ही नहीं है। एटीएम मशीन हमने यूज़ नहीं करी और बैंकों को भी अपनी एटीएम्स बंद करनी पड़ रही हैं। पूरे देश में अभी तक 15 से लेके 20% जो एटीएम हैं, वो बंद हो चुके हैं क्योंकि ग्राहक ही नहीं कभी आया उन एटीएम्स के ऊपर। आप देखिए, एक एटीएम ये यूपीआई का सिस्टम इम्प्लीमेंट करने से कितनी मार्केट है जो चेंज हो गई। लोग घर से निकलते नहीं हैं, हर चीज़ ऑनलाइन है और जैसे-जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स का ये रिवाज बढ़ता जा रहा है, आपको मालूम है कि हमारे पास 25 करोड़ से ज़्यादा तो ऑनलाइन खाना मँगवाने वाले लोग रजिस्टर्ड हैं, जो हर रोज़ अपना खाना इतने निकम्मे हो गए हैं कि वो ऑनलाइन खाना मँगवाते हैं, घर से बाहर निकलना भी पसंद नहीं करते। यूपीआई से पेमेंट करते हैं, काम खत्म। हो जाता है। तो इतना नुकसान किया है यूपीआई ने कि मैं आपको क्या बताऊँ। लोग लेज़ी हो गए हैं, उधर से बैंकों के एटीएम बंद हो रहे हैं और दुकानदार को तो बहुत ज़्यादा नुकसान यूपीआई होने के बाद हो गया है। और हमारी जो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस है, वो इतनी है कि अमेरिका में जितनी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, जितनी चाइना में होती हैं, उन दोनों को कंबाइन कर दें, उससे ज़्यादा भारत में हो रही हैं। अभी तो सिर्फ़ कुछ करोड़ लोग ही जुड़े हैं यूपीआई में। अगर सारे के सारे 100 करोड़ से ज़्यादा क्योंकि बाकी जो है वो तो 2 नंबर में ही काम करेंगे, उनकी तो लिखाया गया है उनको कि तुमने कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं करना। हिंदू 1 नंबर में काम करता है, तो आपने उल्टा काम करना है, तो आपने 2 नंबर में ही करना है। इसलिए 25 करोड़ लोगों को तो आप निकाल दो, वो तो कभी 1 नंबर में काम कर ही नहीं सकते। और वैसे भी उन्होंने जो काम पकड़े हुए हैं, वो सारे 2 नंबर वाले ही हैं। जैसे कि पंक्चर लगाना, टाँके लगाना, कपड़े सिलना, पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डलवाना और इत्यादि, इत्यादि। ये सारे जो काम होते हैं, कारपेंटरी हो गया, प्लम्बरिंग होगी, सब्जी वाला हो गया, फ्रूट वाला हो गया, इन्होंने सारे वो ही काम पकड़े हुए हैं जिसमें 2 नंबर के काम चल सकते हैं। ताकि इनको जीएसटी पे ना करना पड़े, इनकम टैक्स पे ना करना पड़े, बिजली का बिल ना पे करना पड़े, पानी का बिल ना करना पड़े, ताकि ये फ्री में सिर्फ़ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसके 3-3 गुना ये उसका लाभ ले सकें। अगर ये लोग बंदे दे पुत्र बन जाएँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, हमारा जो देश आज 7% पे ऑफ़िशियली राइज़ कर रहा है, ये इमीडिएटली डबल होकर 15% पे पहुँच सकता है। लेकिन ये कौम हट ही नहीं सकती। लेकिन इन्हें सीधा करने के लिए सऊदियों ने जैसे एक-एक करके नकेल कसनी शुरू करी है, वही काम भारत को भी अब करना पड़ेगा। तभी इस देश को आप तरक्की पे लेके आ सकते हो, वरना ये तो गज़वे हिंद की पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं और पाकिस्तानियों से जब मेरी बात होती है वो कहते हैं हम ना बड़े आराम से बैठे हैं। हमें फ़ॉरेन के डेट की हमें कोई चिंता नहीं है। हमें हमारी कंट्री गरीबी में जा रही है, हमें उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि आप तो हमारे लिए काम कर रहे हो। जो हमारे 25 करोड़ जिहादी हमने आपके देश में रखे हुए हैं, उन्हें हमने जिहाद की ट्रेनिंग इसीलिए दी है, ताकि एक दिन वो आपकी जो कंट्री है उसको टेक ओवर कर लें और वहाँ पर लूट-मार करके सारे पैसे हमें दे दें और हमारा तो कर्ज़ा खत्म हो गया। दैट मीन्स वो कह रहे हैं कि आप लोग जो इतनी मेहनत करके अपनी कंट्री को आगे लेके जा रहे हो, एक दिन तो हमारे पास ही आ जानी है। ये इनको कूट-कूट के समझाया गया है। तो दोस्तों, इसलिए मैं बार-बार ये वीडियोज़ बनाता हूँ, आपको जगाने के लिए कि दुश्मन की जो सोच है, वो कहाँ है। इनके सरबराह सऊदी वाले वो क्या सोच रहे हैं प्रोग्रेस करने के लिए, फ्यूचर के लिए और हमारे यहाँ जिहादी ये सोच में बैठे हैं कि आपका घर कब लूटना है, आपके बिज़नेस को कैसे टेक ओवर करना है और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? पाकिस्तान में भी इन्होंने जब पाकिस्तान बनाया, ये बोलकर कि धर्म के बेस के ऊपर है, हिंदुओं के सारे बिज़नेसेस को इन्होंने टेक ओवर कर लिया, हमारे घरों को टेक ओवर कर लिया। लेकिन क्या जो हिंदू वहाँ से इधर आए थे, क्या उन्हें मुसलमानों के बिज़नेसेस को टेक ओवर करने की परमिशन मिली थी? नहीं मिली थी। क्या मुसलमानों के घर हिंदुओं को दिए गए थे? नहीं दिए गए थे। वो सारे रेफ्यूजी कैंप्स में रुके थे यहाँ पर आकर और जिसको हम आज भी मॉडल टाउन्स, सिविल लाइन्स ऐसी जगह के नाम से जानते हैं हर शहर में। ये सारे रेफ्यूजियों के लिए जगह बनाई गई थी जनरली मॉडल टाउन उसी के लिए बनाया गया था। तो आप सोचिए कि ये मुसलमान हमेशा ही हमारे घरों के ऊपर जो सब्जी वाला घर गलियों में आता है, वो उसको पता होता है कि कौन-सा घर के अंदर कौन-कौन रहता है। उस घर के ऊपर भी इन्होंने मार्क किया हुआ कि आगे जाकर कौन-सा मुसलमान उस घर को टेक ओवर करेगा। मतलब कि इन्होंने इतनी निशानदेह हमारे घरों की हुई है। अपने देश को बचाना है, तो आँखें खोलिए, वरना सोए तो बहुत देर से रहे हो। जय हिंद, वंदे मातरम।
Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.